विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हम चंद राजवंश कर रहे थे। आज टॉपिक है चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ग्रुप सी से लेकर ऊपर पीसीएस तक। ठीक है, तो चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद का नाम याद रखना आपने, कुमाऊं आया था। चंदों के राजकुमार अपने आप को पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे, लेकिन भारती चंद के जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा है। पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था और रत्नचंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः रत्नचंद छोटा पुत्र हो सकता है। ठीक है, चंद राजाओं की उपाधि जो थी वो श्री राजाधिराज, महाराजा धीराज थी। श्री राजाधिराज और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण करते थे चंद राजा। ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को सुनार या सुधार कहा जाता था। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन को जो उत्कीर्ण करते थे, जो लिखते थे, उनको सुनार या सुधार कहा जाता था। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोईशी कहा जाता था। क्या कहते थे? जोईशी कहा गया है। ज्ञानचंद के गोबासा ताम्रपत्र में उत्कीर्णक के लिए लिखित इंद पद्याकरण नाम का प्रयोग हुआ है। इंद पद्याकरण नाम का प्रयोग हुआ है। इसमें ज्ञानचंद के गोबासा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में उत्कीर्णक यानी उत्कीर्ण करने वाला, उसके लिए उत्कीर्णक के लिए लिखित इंद पद्याकरण नाम का प्रयोग हुआ है। अगला, चंदों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरियों के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है चंदों के, उसमें राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, लेकिन कत्यूरों के जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें राजाओं की वंशावली मिलती है। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद, जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। किसका? बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एक ऐसा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिसमें एकमात्र चंद राजा जगत चंद के का नाम उसके पापा के नाम से के साथ क्या है, जिसमें उसने अपने पिता का नाम भी क्या करवाया, उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जो काली और चंपावती नदी के तट पर थी। तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? आंसर चंपावत थी। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर कोसी नदी के तट पर बनी हुई थी। अल्मोड़ा या आलमनगर, ये ध्यान रखना है। फिर चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजधानी के लिए बुंगा, राजापुर, राजधाई शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन कौन सा? बुंगा, राजापुर या राजधाई शब्द का प्रयोग मिलता है। चंद काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को सेलखनिया कहा जाता था। क्या बोलते थे? सेलखनिया। चंद काल में गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ, जबकि मांस के लिए प्रयोग होने वाले जानवर जैसे भेड़ बकरी आदि को रखने वाले स्थान को सीकर कहा जाता था। तो ठाठ मतलब जहां पर दुधारू पशु गाय और बैल रखे जाते थे, और मांस वाले जो पशु थे जैसे बकरी भेड़ आदि जो जहां पर रखे जाते थे उसको क्या बोलते थे? सीकर। क्या बोलते थे? सीकर। अब है चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। राजा चंदों का सर्वोच्च शासक या प्रधान न्यायाधीश होता था, यानी प्रधान न्यायाधीश भी राजा ही होता था, सर्वोच्च शासक भी राजा ही होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। पंचायती राजतंत्र और अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी, और राजा गूंठ, संकल्प और रौत के रूप में जमीन दे सकता था, लेकिन पर्वतचंद, रतनचंद और त्रिमलचंद आदि ने पिता के रहते हुए जमीनें दान में दी थी। यानी राजकुमार रहते हुए पर्वतचंद, रतनचंद और त्रिमलचंद ने अपने पिता के जीवित रहते हुए भी जमीनें दान दी थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। सेनापति को बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय परामर्शदात्री का कार्य मेहरा और फड़तियाल करते थे। चंदों के समय में परामर्शदात्री का कार्य कौन करते थे? मेहरा और फड़तियाल करते थे। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरखदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिनमें दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। दीवान क्या था? एक तरह से प्रधानमंत्री। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री और सचिव होते थे, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी। अधिकतम संख्या 10।
चंद राज्य मंडलों में विभक्त था। चंद राज्य जो था मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल दो प्रकार के थे, सामंतों के अधीन वाले मंडल और राजा के अधीन वाले मंडल। ठीक है, सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। ठक्कुर कौन? ठक्कुर जो सामंत थे उन्हें ठक्कुर कहते थे। मंडलों के नीचे देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश आदि, ये उल्लेख मिलते हैं हमें। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, जो दो प्रकार के होते थे, नागरिक परगना और सैनिक कमांडर के अधीन वाले परगना। ठीक है, तो नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर परगना। परगने दो प्रकार के थे, एक नागरिक परगना, नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार और सरीदार कहा जाता था। सैनिक कमांडर के अधीन वाले परगने को जो मुखिया होता था वो कौन होता? बख्शी होता था। उद्योत चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बरे और सीरा का सीकदार गंगाराम था, जबकि जगत चंद के समय सीरा का सीकदार शत्रुपाल भंडारी था। कौन था? चंदों के समय परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फालदा कोटपाली, पछाऊ, कोटली आदि का जिक्र मिलता है। काली कुमाऊं, काली, बल्कि हर्षदेव जोशी को बोलते हैं शायद, काली कुमाऊं का शेर है ना। काली कुमाऊं परगना जो है, शोर परगना है, सीरा परगना है, फालदा कोटपाली भी क्या है? परगना है। पछाऊ जो है परगना है, कोटली जो है वो भी क्या है? परगना है। ये भाषा में भी पढ़ेंगे आप, पाली पछाऊ, जब बोली आएगी ना, कुमाऊनी बोली सॉरी। ऐसे ही तराई भाबर में 6 परगने थे। तराई भाबर के 6 परगनों के नाम क्या मिलते हैं? बगसी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी। कौन कौन से? बगसी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी, ये तराई भाबर के 6 परगने थे। बद्रीनाथ जाते हुए एक भोटियाओं का गांव पड़ेगा, उसका नाम छिनका है। क्या नाम है? छिनका। छिलका नहीं हुई, छिनका। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे छिनकी, वैसे ही वहां उस गांव का नाम क्या है? छिनका। ठीक है, तो वैसे ये तो कुमाऊं का है, कुमाऊं का बता रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं भोटिया, जोहार प्रदेश के जो लोग हैं, या ये बोक्सा, सॉरी क्या नाम है, भोटिया हो गए, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है ना, तो वहां के नाम से हो सकता है छिनका, छिनकी। तो 6 परगने बताए मैंने, तराई भाबर के 6 परगने कौन कौन से? बगसी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी। ठीक है, परगने जो है गरखों में विभक्त थे। किसमें? काली कुमाऊं व माल में, जिन्हें पट्टी कहते हैं। काली कुमाऊं व माल में जिन्हें क्या कहते हैं? पट्टी कहते थे। और सोर और सीरा में गरखे कहते थे, है ना। ये पट्टियां तो आपके गढ़वाल में भी होती है, जैसे पौड़ी में पढ़ी होंगी आपने पट्टी। कौन कौन सी है? चितौनसी पट्टी। क्या होता है वहां? मेला लगता है ना, सीता जी का मेला। कहाँ? मंसार का मेला। हाँ। गरखे का प्रशासक नेगी होते थे। कौन होते थे? गरखे का प्रशासक नेगी होते थे, जबकि सोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। सोर का नेगी कौन था? शिरोमणि जोशी था। अतः नेगी पद का नाम होता है, जाति का नहीं। लेकिन अब क्या है, जाति के रूप में लगाते हैं अपने नाम के आगे नेगी। तो नेगी क्या है? पद का नाम। ये क्वेश्चन बना कहीं, नेगी क्या है? 4 ऑप्शन थे, तो पहले ही ऑप्शन उसने जाति दिया, तो उन्होंने लिख दिया हाँ जी जाति। जाति नहीं है, पद का नाम है नेगी। ठीक है, गरखे जो है पुनः गांव में विभक्त थे, और गांव का मुखिया जो होता था सयाना या बूढ़ा होता था। सयाना या बूढ़ा होता था। काली कुमाऊं और जोहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। बूढ़ा ऐसा नहीं कि बाल सफेद थे, दांत टूटे हुए थे। बूढ़ा जो है पद का नाम है उसका, सयाना या बूढ़ा। वैसे बड़े आदमी को ही बनाया जाता था, जो जिसके पास अनुभव होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि 18 साल वाले को बना दिया। अभी हाल फिलहाल में जो प्रथा है लोकतंत्र में, वो क्या है? 18 साल नहीं, सॉरी 21 साल का व्यक्ति प्रधान बन सकता है, 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है ना। ठीक है, सयाना कहते थे, ये हो गया। पाली परगने और सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे। गांव के न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे थोकदार होते थे। क्या होते थे? थोकदार होते थे। कल्याण चंद के अभिलेख में लच्छी गुसाई मनराल 16 गांव का सयाना था। लच्छी गुसाई मनराल क्या था? 16 गांव का सयाना था।
अब आपने कहाँ सुनने हैं नाम, क्योंकि आप नई जनरेशन के लोग हो, सब लोग मैदानी भागों में आ चुके हो, तो थोकदार, बड़थाल, ये सब आपने नहीं सुने होंगे कभी, नेगी, है ना। तो अब आपको क्योंकि तैयारी कर रहे हो इसलिए आपको पता चल रहा है कि नेगी पद का नाम है, थोकदार भी जो है वो क्या है, पद है। किसके नीचे है, किसके नीचे है, सयाना के नीचे थोकदार होते थे। ठीक है। कल्याण चंद के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडाल 16 गांव का सयाना था। डाकिया राजा के को दे गल्ला छाड़ा यानी उपज का छठा भाग वसूल करता था। डाकिया जो था राजा को दे गल्ला छाड़ा, गल्ला छाड़ा, गल्ला बोलते हैं अनाज, सस्ते गल्ले की दुकान सुना है, सस्ते अनाज की दुकान, गल्ला बोलते हैं अनाज को, छाड़ा बोलते हैं 1/6, छाड़ा मतलब 1/6। तो राजा के लिए जो जनता के द्वारा जो 1/6 भाग दिया जाता था उसको कौन वसूल करता था, डाकिया वसूल करता था। आज तो डाकिया डाक वाला हो गया, लेकिन उस जमाने में डाकिया क्या करता था, ये 1/6 वसूल करके राजा के लिए वसूल करता था। अगला, पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय थी, इसे चार थान भी कहते थे, दंडाधिकारी को दंडे कहते थे। क्या बोलते थे, तो पंचनवीसी क्या थी, पंचायती कचहरी थी, किसके समय में, चंदों के समय में। इसको क्या बोलते थे, चार थान भी कहते थे। ठीक है। कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का विभाजन, चंद राज्य, चंद राज्य के बाद फिर मंडल, मंडल के बाद देश, देश के बाद परगने, परगने के बाद गरखे, गरखे के बाद गांव, गरखे के बाद गांव से नीचे कुछ नहीं होता। अब चंदकालीन प्रशासनिक इकाई भागों में विभाजित है, 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौरी 15 बिस्वा। चंदकालीन प्रशासनिक इकाई जो भागों में विभक्त है, 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी और पौरी 15 बिस्वा, पौरी 15 बिस्वा। ठीक है। 4 बूढ़ा के अंतर्गत कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी आते थे। 4 बूढ़ा कौन होते थे, मैंने आपको बताया बूढ़ा किन्हें कहते थे, ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। कहां पर, काली कुमाऊं और जौहर क्षेत्र में जो ग्राम मुखिया होते थे उन्हें क्या बोलते थे, बूढ़ा। तो काली कुमाऊं और जौहर क्षेत्र में कितने बूढ़े थे, 4 बूढ़े, 4 बूढ़ा। वो कौन होते थे, कारकी होते थे, बोरा होते थे, तड़ागी होते थे और चौधरी होते थे। ऐसे 5 थोक, 5 थोक, क्योंकि थोकदार क्या, सयाने के नीचे थोकदार होते थे ना, तो 5 थोक में कौन कौन होते थे, मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक और खड़ायत। आज ये जातियां हैं, मेहरा जाति है, फड़त्याल जाति है, देव जाति है ना। तो हाँ, चौधरी तो है ही। मेहरा, फड़त्याल, देव, डेक और खड़ायत, ये 5 थोक थे। ठीक है। पंच बीड़ियां, पंच बीड़िया वर्ग में आते थे 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण। 5 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। चंद काल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 विश्व का जिक्र मिलता है, पौड़ी 15 विश्व का जिक्र मिलता है। चंदों के समय सीराकोट कुख्यात कारागार था, यहाँ राजा दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को कैद करके रखा गया था, सीराकोट का कारागार। ठीक है। अब इसके बाद है चंदों की भू राजस्व नीति। कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक अंग क्या है, कोश है। क्या है, सप्तांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आंसर कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। क्या कहा था उसने, सप्तांग सिद्धांत में क्या होता है, शासक होता है, दुर्ग होता है, बल होता है, मित्र होता है, कोश होता है, अमात्य होते हैं, है ना। तो 7 चीजें होती हैं। चंदों के समय राजा जिनको रौत, गूंठ, गूंठ मतलब विष्णु प्रीति के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। राजा जिनको रौत, गूंठ के रूप में जमीन देता था उनको क्या बोलते थे, थातवान। विष्णु प्रीति, गूंठ को विष्णु प्रीति भी कहा गया है। खायकर, खायकर मतलब खाई हुई भूमि पर कर देने वाला, खाई हुई भूमि पर कर देने वाला, खायकर। अनाज और नकदी दोनों के रूप में कर देता था, जबकि सिरतान जो था वो नकदी के रूप में कर देता था। हाँ जी, सिरतान नकदी के रूप में कैश देता था, मतलब जिसे बोलते। ठीक है। कैनी जो थे वो भूदास होते थे, जो गल्ला छाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। कैनी कौन थे, भूदास थे, जो गल्ला छाड़ा को
राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। गल्ला छाड़ा क्या? गल्ला अनाज है, 1/6 अनाज जो आपने उगाया उसका 1/6। ठीक है। थातवान जो है कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था और कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा झूठा खा सकता था एवं उसे जब चाहे किसी को बेचा जा सकता था। क्या? थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था और कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छयोड़ा झूठा खा सकता था और जब चाहे उसे किसी को बेचा जा सकता था। राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। रौत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। गल्ला छाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था। गल्ला छाड़ा क्या था? लैंड रेवेन्यू था, जो सामान्य अनाज का छठा भाग और नगद के रूप में होता था। प्रधान हर गांव में होता था और वह माल गुजारी वसूल करता था। प्रधान तो अब बोलते हैं, पहले प्रधान ही बोलते थे। प्रधान क्या था? हर गांव में होता था और माल गुजारी वसूल करता था। प्रधान पद वंशानुगत होता था और प्रधान के नीचे कोटल व प्रहरी होते थे। कोटल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जो लगान विषय का हिसाब किताब रखते थे। कोटल क्या करते थे? लगान से संबंधित हिसाब किताब करना किनका काम था? आंसर कोटल का। किसके अधीन कार्य करते थे? प्रधान के अधीन कार्य करते थे। प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था, इसके द्वारा गांव की चौकीदारी की जाती थी। गांव की घरेलू नौकर या दास को छयोड़ा और दासियों को छयोड़ी कहा जाता था एवं अस्कोट के रजबार छयोड़ों को सेवक या विश्वा कहते थे। सेवक या विश्वा। छयोड़ा हो गया दास, छयोड़ी हो गई दासी। विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि जो प्रायः मंदिरों को दान में दी जाती थी। मंदिरों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? गूंठ भूमि या विष्णु प्रीति। अधिकतर जो आंसर आएगा वो गूंठ भूमि में आएगा। गूंठ। भूमि माप की इकाई नाली, ज्यूला, अधाली और मसा क्या क्या थी? नाली, ज्यूला, अधाली और मसा आदि थी। एक मसा 2 किलो से कम माप, वह ज्यूला जो था 10 क्विंटल के बराबर होता था और अधोली लगभग 15 किलो के बराबर होता था। इतना? अधाली जो था लगभग 15 किलो के बराबर। यानी 10 कुंतल अगर अनाज निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ज्यूला। 15 किलो अगर अनाज निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अधाली। ना 2 किलो अगर निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? मसा। ये 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी, जिसे बिसा कहा जाता था। 20 नाली भूमि को 1 एकड़ के बराबर, तो आज के हिसाब से बोल रहे, बिसा कहते थे उसको। क्या बोलते थे? चंदों के समय 36 प्रकार के राजगढ़ थे, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। क्या कहते थे? जिन्हें छत्तीसी। चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम व 32 कलम था, जिसे गोरखों ने समाप्त किया। ये क्वेश्चन बना हुआ कहीं ग्रुप सी में बना था। 36 रकम और 32 कलम किसके समय था? आंसर चंदों के समय। इनको किसने समाप्त किया? आंसर गोरखों ने समाप्त किया। ठीक है। इसके बाद है चंदकालीन कर व्यवस्था। चंदकालीन, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जूलिया। क्या है? जूलिया क्या है? नदी पुलों पर लगने वाले इस कर को सांगा भी कहते थे। सांगा क्वेश्चन बना हुआ भाई है। नदी पुलों पर लगने वाला कर सांगा या जूलिया। अगला था सीड़ती। ये तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया। सीड़ती नगद कर था, जो प्रायः माल, भाबर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सीड़ती से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी अगला है राखिया। रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर जो था वो राखिया था। मांगा जो था युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। देखो भाई, नदी पुलों पर लगने वाला कर सांगा और युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा। थोड़ा अंतर ध्यान रखना है सांगा और मांगा में। अगला है खेनी कपिलिनी। खेनी कपिलिनी जो था वो कुली बेगार कर था। विस्टी फोर्स लेबर के लिए लिया जाने वाला कर, या फोर्स लेबर जो लिया जाता था उसको बोलते थे खेनी कपिलिनी। अगला था बेकर। अनाज के रूप में देय कर जो था उसको बेकर बोलते थे। कटक जो था वो सेना के लिए लिया जाने वाला कर क्या था? कटक। टांड कर, ये अभी कहीं ग्रुप सी में पूछा गया था भाई। सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आंसर टांड कर कहलाता था। क्या कहलाता था? अगला है मिझारी। कामगारों से लिया जाने वाला कर मिझारी। अगला है साहू। लेखक को देय कर था, इसे साउली भी कहा जाता था। साहू या साउली। ठीक है। अगला है रंतगली।
ये मूनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख में लेखक को दे कर का वर्णन करता है। लेखक को जो दिया जाता था उसको बोलते थे रंतगली। ये मूनाकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पता चल रहा है। अगला है कूथ, नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज, उसको क्या बोलते थे? कूथ। अगला है भेंट, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट, भेंट कहते थे। अगला है सिकदार नेगी कर, यानी परगना अधिकारी को देकर जो कहलाता था वो सिकदार नेगी कर कहलाता था। लक्ष्मी चंद के मूनाकोट जो ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसके लिए सिकदार नेगी कर 2 रुपया कर ठहराया गया था। सिकदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था, पूरे गांव से लिया जाता था। अगला कनक कर, शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता। इस शौका जो थे व्यापार करते थे तिब्बत से, और तिब्बत की नदियों में बहुत सोना था। तिब्बती लोग नदियों से रेत से सोना निकालते थे, तो स्वर्ण धूल निकलती थी उससे। तो ये क्या करते थे, यहाँ से चीजें लेके जाते थे, उसकी जगह स्वर्ण धूल लेकर आते थे। तो इसलिए शौका व्यापारियों से क्या लिया जाता? स्वर्ण धूल, मतलब सोने की डस्ट। फिर उसको गलाकर फिर सिक्के विक्के जो भी बनाने राजा ने अपने हिसाब से करता था। क्या बोलते थे उसको? कनक। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। अगला डाला, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर क्या कहलाता था? डाला। गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर क्या कहलाता था? डाला। अगला मौ, हर परिवार से लिया जाने वाला कर, मौ। आज भी बोलते हैं गढ़वाल में, कितने मौ है भाई, मतलब कितने। तो उस हिसाब से बुलाया जाता है शादियों में। कई बार तो सपरिवार बुलाया जाता है, कई बार एक ही आदमी को बुलाया जाता है। एक मौ आएगी भाई, वहां से बोलते हैं कि हर घर से एक मौ को भोजन पर क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। फिर 2 लोग नहीं जा सकते, एक ही आएगा फिर। हाँ जी, एक ही आता है ना। हाँ, उसकी जगह दूसरा आ सकता है। क्या हो सकता है? पड़ोसी आ सकता है कि वो नहीं आना चाह रहा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उसकी जगह पर क्या हूं? आया हूं। बताना पड़ता है ऐसे। ऐसे नहीं कि ऐसे पहुंच गए शादी में खाने। अगला है भात कर, अपनी थाली वाली सब लेके जाते थे पहले लोग, थाली और गिलास। चलो जी, भात कर। अगला क्या है? भात कर, बड़े उत्सव में भात की दावत, बड़े उत्सव में। फिर अगला है भाग कर, घराटों पर लगने वाला कर, घराटों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? भाग कर। फिर न्यौवली कर, न्याय पाने के लिए जो कर दिया जाता था उसको बोलते हैं न्यौवली कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यौवली कर, न्याय पाने के लिए जो देय कर था वो क्या कहलाता था? न्यौवली कर। अगला है रोल्य देवल्या, रोल्य, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए कर देना पड़ता था, जिसको बोलते हैं रोल्य देवल्या। यानी राजा अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए भी कर लगा रहा है, अपने पैसों से नहीं कर रहा पूजा। पूजा लगेगी किस पे भाई? अगला है भजनिया, राजा ने नर्तकों और नर्तकियों के लिए भजनिया कर लगाया। नर्तक और नर्तकियों पर कौन सा कर लगाया? भजनिया। फिर है घोड़ियालों, घोड़ियालों, राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। फिर है कमीनचारी, सयानचारी, सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। अब देखो ना, राजा को भी देना है, सयाना को भी देना है, बूढ़ा को भी देना है, सयाना बूढ़ा को भी देना है। किसान के लिए बचता क्या था भाई? बोलने को तो 1/6 है ना, नेगी को भी देना है। अगला हिलयानी अधूल कर, हिलयानी, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर, हिलयानी अधूल कर का वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं ये पूछता किस ताम्रपत्र में हिलयानी अधूल कर का उल्लेख हुआ है? आंसर सिंगाली ताम्रपत्र में हुआ है। अगला पौरी कर, राजधानी की रखवाली के लिए देकर, इसे पहरी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? पहरी। अगला है बाजदार, महाजनों को देकर क्या कहलाता था? बाजदार कहलाता था। अगला है औताली, राजा की जमीन होती थी, औताली, राजा की जमीन क्या कहलाती थी? आंसर औताली। अगला है कुकुरियालो, कुकुरियालो, राजा के कुत्तों के लिए भी कर देना पड़ता था भाई, कुकुरियालो, राजा के कुत्तों के लिए भी। अगला है स्यूक कर, राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर, सेवकों की तनख्वाह भी जनता के उससे जा रही है, स्यूक कर। अगला जगरिया कर, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। अगला चौबदार,
राजा की निजी वस्तुओं जैसे तलवार ढाल ढोने के लिए कर लिया जाता था। राजा खुद तलवार लेके नहीं चलता था, तलवार ढाल सब क्या चलेंगे राजा के साथ लेके चलेंगे लोग। राजा जो भी हाँ, राजा के जो भी कर्मचारी होंगे, मैंने बोल नहीं रहा, राजा की तलवार उठाने वाले, ढाल उठाने वाले, जो ढोने वाले हैं, ऐसे तो राजा देगा, पर उसके लिए कर जनता देगी राजा को। राजा के कुत्ते जो पल रहे होंगे उसके लिए भी जनता कर देगी राजा के कुत्तों के। कौन सा कुकरी आलो? राजा के जो सेवक होंगे महलों में काम करने वाले, खाना बनाने वाले, उनका कर भी कौन देगा? जनता देगी। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं था उस समय। उस समय क्या था? कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक है। इसके बाद है चंदों की सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या था? तो चंद राजा अपने आप को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। चंद्रवंशीय राजपूत, ये ध्यान रखना जरूरी है। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में मिलता है। नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक ब्राह्मण, ये अलग अलग पॉइंट बता रहा हूं मैं। ओझा नामक ब्राह्मण व रावत नामक राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए, जबकि कोश्यारी राजपूतों का मूल निवास बंगाल था। कोश्यारी राजपूतों का मूल निवास बंगाल था। जोशी व पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे। जोशी और पंत कहां से आए थे? महाराष्ट्र। बड़ा विवाद हो रखा आजकल इस तरह का बताना, है ना, पर फिर भी जो किताब में लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। जोशी और पंत नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे। बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए थे। बसेड़ा जात होती है ना। कुमाऊं में सबसे प्राचीनतम देवता एडी और घुरुड़िया है। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता है। एडी और घुरुड़िया ये किसके देवता हैं? कुमाऊं में पशुचारकों के देवता हैं। ठीक है, हाँ, पशुओं की रक्षा के लिए। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे। एक थे चौथानी, दूसरे थे पंचबिड़िया और तीसरे थे खस ब्राह्मण। चौथानी, पंचबिड़िया और खस ब्राह्मण। इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते थे, जिनमें चौथानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम थे। कुमाऊं में बड़ा विवाह का जो होता है ना, ये है कि ये देखा जाता है कि चौथानी ब्राह्मणों का विवाह खस ब्राह्मणों से नहीं होगा। पूरे देश में वैसे तो, पर जाति प्रथा मैंने बताया कि जाति के हिसाब से ही क्या होते हैं, विवाह तय होते हैं वहां पर। ठीक है, तो चौथानी ब्राह्मण क्या है? श्रेष्ठतम ब्राह्मण माने जाते थे। राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठाकुर लिखा मिलता है। राजपूत भी 2 प्रकार के थे, एक आर्य राजपूत और एक खस राजपूत। आर्य राजपूत और खस राजपूत। आर्य जो थे वो आर्य राजपूत जो थे बाहरी भागों से यहाँ आए थे, जबकि जिनके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी हैं। आर्य राजपूत क्या थे? बाहरी भागों से यहाँ पर आए थे, जिनके अंतर्गत यानी चंद राजा के वंशज भी किसमें? आर्य राजपूत थे। वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते थे, जबकि पौरी राजमहल के चौकीदारी करते थे। पौरी क्या करते थे? तो राजमहल की चौकीदारी करने वाले क्या कहलाते थे? पौरी। पौरी, ठीक है। और वैश्य वर्ग को क्या कहते थे? साहू, है ना। साहूकार सुना होगा आपने, साहू। अगला, कुमाऊं में उत्कीर्णक का काम सुनार व टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का कार्य राजकोली करते थे। कपड़े बुनने का कार्य कौन? राजकोली। उत्कीर्णक यानी जितने भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो उत्कीर्ण करने हैं वो कौन करते थे? सुनार और टमटा। ये समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद चंदकालीन जीवन और स्थापत्य के बारे में बता रहा हूं। तो बैजनाथ के मंदिरों में से लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने बनवाया था। जो बैजनाथ मंदिर है उसमें लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? चंदों ने बनाया। चंद शासकों के जो राज चिन्ह था वो गाय थी। ये पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। पीसीएस में पूछा गया चंदों का राज चिन्ह क्या था? आंसर गाय थी। ज्ञानचंद के समय गरुड़ राज चिन्ह था। गरुड़ ज्ञानचंद, क्योंकि गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, तो उसने गरुड़ को क्या किया? अपना राज चिन्ह बनाया। बागेश्वर का मंदिर मूलतः कत्यूरियों ने बनाया था। बागेश्वर का मंदिर सॉरी किसने बनाया? कत्यूरियों ने बनाया था। जबकि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? लक्ष्मीचंद ने 1602 में करवाया। किसने? बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 में कराया। पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर चंदकालीन है। नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ का चंदकालीन है, जिसके पास भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति है। भूमि स्पर्श मुद्रा में
भगवान बुद्ध की मूर्ति उत्कीर्ण है। कहां पर? नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में। किसके समय बना? चंदकाल में। मड़ के सूर्य मंदिर चंदकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है और पास में एक हथिया देवाल है। पिथौरागढ़ के मारसौली और कसानी में चंदकालीन पंचायतन शैली के 5 मंदिर थे, जो वर्तमान में जिनके कुछ अस्तित्व विद्यमान। ठीक है। उसके बाद बता रहा हूं उत्तराखंड के प्रमुख किले। तो लाल मंडी का किला अल्मोड़ा पलटन बाजार में 1563 ईस्वी में कल्याण चंद द्वारा निर्मित किया गया। इसको फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट मोइरा, लाल मंडी का किला कहां? अल्मोड़ा। कब? 1563। किसके द्वारा? कल्याण चंद के द्वारा। ठीक है। जब मैं पूछूं तभी बताना, ठीक है, तब आंसर देना। अगला खगमरा का किला। क्या? वरना क्या होता है, डिस्टर्ब होती है आवाज, है ना। खगमरा का किला किसके द्वारा, कहां पर है? पहले सबसे पहले अल्मोड़ा में। कहां पर है? अल्मोड़ा में। किसने बनाया? राजा भीष्मचंद्र। जब मैं पूछ रहा हूं तो उत्तर दो, है ना। किसने बनाया? राजा भीष्मचंद्र। मल्ला महल का किला ये कहां है? अल्मोड़ा में। किसने बनाया? रुद्रचंद ने बनाया। राजबुंगा का किला ये कहां है? चंपावत में। किसने बनाया? सोमचंद ने। नैथड़ा का किला, देखो अल्मोड़ा वाले किले एक तरफ कर देना। अल्मोड़ा के 3 किले पढ़ लिए, 4 किले पढ़ लिए हमने। लाल मंडी का किला अल्मोड़ा, खगमरा का किला अल्मोड़ा, मल्ला महल का किला अल्मोड़ा, नैथड़ा का किला भी अल्मोड़ा। ये गोरखा कालीन है। नैथड़ा किला अल्मोड़ा कब का है? और चंपावत वाले अलग कर देना। तो राजबुंगा का किला कहाँ है? चंपावत में है। बाणासुर का किला चंपावत में, गोला चोड़ चंपावत में, और मुगलगढ़ी ये भी चंपावत में। ठीक है। तो राजबुंगा किला किसने? सोमचंद ने बनाया चंपावत में। बाणासुर का किला जो है वो इसका स्थानीय नाम मारकोट है, चंपावत में है। ये भी बाणासुर का किला या मारकोट का किला ये कहां पे है? चंपावत में। गोला चोड़ जो है ये राजा गोरिल ने बनवाया था, ये भी चंपावत में है। और मुगलगढ़ी ये भी कहां पर है? चंपावत में। क्लियर हो गया। उसके बाद बैराट का किला कहां है? कालसी में। राजा विराट का महल था ना, बैराट का किला कहां? कालसी। कलुआगढ़ी का किला कहां है? रुड़की। कलुआगढ़ी का किला रुड़की। रुद्रपुर का किला काशीपुर में, गोविशाण या काशीपुर में। किसने बनाया? शिवदेव जोशी ने बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, शिवदेव जोशी द्वारा गोविशाण काशीपुर में निर्मित किले का नाम था आंसर रुद्रपुर का किला। अगला खलंगा या नाला पानी का किला कहां है? देहरादून में। खलंगा या नाला पानी का, जब आप आंग्ल गोरखा युद्ध पढ़ रहे होंगे ना, तब वहां पे नाला पानी का युद्ध पढ़ेंगे आप। खलंगा का युद्ध, नाला पानी का युद्ध, है ना। जलिप्सी जिसमें क्या हो गया? शहीद हो गया, मर गया, शहीद नहीं बोलेंगे, मर गया। ठीक है, चलो जी। बाकी चीजें इसके बाद जो मैंने कराना है वो गढ़वाल के परमार वंश के बारे में कराऊंगा अगले लेक्चर।